एक मिस्ड कॉल और एक फर्जी मैसेज और पल भर में आपका अकाउंट हो जाता है खाली। हम घर की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए घर पे ताला लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल की सेफ्टी कैसे होगी? तो आज इसी मुद्दे पर, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक कुमार नाथ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी को लेके, जो कि आज कल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक बना हुआ है और सबके बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि क्या है साइबर सिक्योरिटी और आजकल के लिए क्यों इतना ज़रूरी टॉपिक ये हो चुका है? बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पॉडकास्ट में हम्म। साइबर सिक्योरिटी के लिए और लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है हम्म। और हम ये पॉडकास्ट क्यों सुन रहे हैं। हम्म। तो साइबर सिक्योरिटी इट्स ऑल अबाउट द डिजिटल लाइफ एंड द प्रोटेक्शन एंड द नॉर्मलिटी इन आवर लाइफ, हाउ वी कैन मेक आवर सेल्फ प्रोटेक्ट। जैसे हम कुछ भी यूज़ करते हैं आज के डेट में, हम इंटरनेट से सुबह शुरू करते हैं, हम्म। रात को किसी को यूपीआई में पेमेंट करते हैं, हम्म। हम बैंक का कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम्म। हम फ़ोन में कुछ भी चीज़ करते हैं। हमको हम्म। इंटरनेट चाहिए होता है, हम्म। एक सोशल मीडिया चाहिए होता है, हम्म। हमको एक फ़ोन चाहिए होता है। हम्म। बिना फ़ोन का हम एक दिन शुरू ही नहीं कर सकते। आज का लाइफ ऐसा है। हम्म। तो आप सोचिए, ये पूरा डिजिटल इरा ऑफ वर्ल्ड में हम्म। यदि साइबर सिक्योरिटी हमको पता ही नहीं है और एक क्लिक में यदि आपका पैसा पूरा गायब हो गया, हम्म। आपका डिजिटल आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो गया, हम्म। तो क्या फ़ायदा ये लाइफ में। हम्म। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट दैट इकोसिस्टम। जो आपका डिजिटल आइडेंटिटी है वो इकोसिस्टम में कैसे सिक्योरिटी मेंटेन किया जाता है उसके ऊपर है। हम्म। और हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं वो साइबर सिक्योरिटी ही उसमें चाहिए, उसको सिक्योरिटी देने के लिए। जैसे आप घर यूज़ करते हो, हम्म। वो सेम घर में एक लॉक है, आप हम्म। सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं टू प्रोटेक्ट ऑल एसेट्स। सेम हियर, आप जो डिजिटल आइडेंटिटी है, डिजिटल एसेट्स है, उसको भी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट दैट। अच्छा, दीपक कुमार नाथ जी से हम समझेंगे कि एक आम इंसान जो कि बहुत आसान तरीके से साइबर ठगों का शिकार हो जाता है और बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब हैकर्स के लिए ईजी हो जाता है। तो आम इंसान को साइबर क्राइम के बारे में समझना क्यों आजकल इतना ज़रूरी हो गया है, या फिर आम इंसान के लिए ये जानना कि वो कैसे अपने आप को इस चीज़ से बचा सकते हैं? करेक्ट। अब देखिए, जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं हम्म। या हम कुछ भी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम्म। उसमें पहले आप केसेस जो रजिस्टर्ड होते थे पुलिस स्टेशन में, आप देखेंगे हम्म। ज़्यादा डकैती का, चोरी का, ये सब केसेस रजिस्टर हुआ करता था। हम्म। आज के डेट में आप देखिए, किसी का पैसा हम्म। ओटीपी देने से चला गया, हम्म। किसी का एक क्लिक हुआ और व्हाट्सएप में सारा कोई ब्लैकमेल कर रहा है, हम्म। कोई फेसबुक में अकाउंट बनाया, दोस्त लोगों हम्म। को बोल रहा है ये पैसा दे दीजिए फेक अकाउंट से, हम्म। कोई एक फेक लोन ऐप है उसमें से हम्म। ब्लैकमेल कर रहे हैं जो सेंसिटिव डाटा हम्म। लेके। तो ये सब केसेस आप दिन बर दिन सुन रहे हैं। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो इंटरनेट यूज़ है वो इंडिया में बहुत बढ़ ज़्यादा गया हो है। रहा है। हम्म। आज आप देखिए, हम्म। पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन के बाद जब लोग बैंक अकाउंट में पैसा रखना शुरू किए तो बैंक के जो एप्लीकेशंस थे हाँ वो वो। यूज़ केस बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद इंडिया में जियो मूवमेंट आया, तो जियो जब चालू हुआ, लोगों के पास फ्री इंटरनेट और सस्ते में वो डाटा यूज़ कर पाए, तो फ़ोन में इंटरनेट यूजेज बढ़ा। तो गांव में भी जाइए, वहाँ पे भी आप देखेंगे जो रूरल एरिया के लोग हैं वो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और जब फ़ोन हाथ में लगा, जब जियो सस्ते में फ़ोन भी दे दिया, तो ये एक इकोसिस्टम बन गया। तो डिजिटल इरा इंडिया में शुरू हो गया। और यूपीआई इसमें एक बड़ा चीज़ एडिशन भी कर दिया। जैसे यूपीआई में आप बहुत इजीली किसी को भी पैसा भेज पा रहे हैं। तो जब ये इकोसिस्टम इंडिया में बन गया, तो आप सोचिए, एक बड़ा मास ये पूरा इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया। तो यूज़र बेस बढ़ गए। आप आज के डेट में कोई भी एरिया में चले जाइए, वहाँ पे यूपीआई में पेमेंट रिसीव हो रहा है इंडिया में। आप कहीं पर भी चले जाइए, बैंक का एप्लीकेशन होगा और बैंक से लोग नेट बैंकिंग और यूज़ करते हैं, यूज़ हाँ। कर रहे हैं। आज के डेट में जीमेल एक, क्योंकि इट इज़ मैंडेटरी, आप कोई एंड्रॉयड लेंगे
उसमें तो फर्स्ट जीमेल देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर पाएंगे। तो जो भी यूज़र्स हैं इंडिया में, वो सबके पास वो मेल आईडी होगा। तो मेल आईडी है, बैंकिंग एप्लीकेशंस है, मोबाइल फ़ोन है, और साथ में इंटरनेट है। तो सोचिए इतना बड़ा मास पॉपुलेशन इंडिया में जो है, वो कोई हैकर का यदि टारगेट हो गया तो घर के अंदर जाके चोरी करने का जरूरत ही क्या है। उसका फोन में वो दिन से रात तक क्या किया है सब डाटा है। उसका फोन में वो किससे बात किया, उसका एफआईआर है कि नहीं है, वो बंदा किसको पैसा मांगा है, किससे लिया है, वो बंदा का सेंसिटिव लाइफ जो भी चीज़ें हैं हर दिन का, वो सब इंफॉर्मेशन उसके फ़ोन में है। आप आज के डेट में किसी का भी फ़ोन लेके 5 मिनट कुछ चीज़ें देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। आपको और किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन लोग करते हैं, जैसे शादी होता है उससे पहले बायोडाटा लेते हैं लोगों का। अब सारा सोशल मीडिया में है। आपका उसका फ़ोन का डाटा चेक कर लीजिए, एक दिन का पता चल जाएगा कि वो क्या करता है। तो आप देखिए इतना बड़ा जो डाटा है इंडिया का हो गया, उस तरह वर्ल्ड वाइड भी है। तो इतने बड़े जो मास है वो कहाँ पे है, इंटरनेट में है। इतने बड़े जो मास है कहाँ पे है, सोशल मीडिया में है। तो इनको जब टारगेट किया जाता है तो हैकिंग से इजी मनी कमाया जा सकता है। तो हैकर्स जो हैं वो टारगेट किसको करेंगे, पीपल को करेंगे। लोग सोचते हैं कि हैकर ओनली टारगेट बिग ऑर्गेनाइजेशन, वो सही है। आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी भी टारगेट होता है। बट जो स्कैमर्स होते हैं, जो मिड लेवल हैकर्स होते हैं, जिनको जो साइबर क्राइम की जानकारी नहीं होती, आम लोगों को शिकार बनाया यस, तो क्योंकि वो टारगेट तो लोग हैं और लोगों के पास पैसा है। और आप सोचिए उसी इकोसिस्टम के अंदर सेम फोन में बैंक का एप्लीकेशन भी है, सेम फोन में उनके खुद का फोटोज, वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, फैमिली फोटोज हैं। उसी फोन में वो कोई पासवर्ड भी कोई नोटपैड में या नोट्स में, कॉन्टैक्ट्स में सेव करके रखे। तो जो फोन में इतने सारे डिटेल्स हैं, मैं घर में जाके लॉक तोड़ के क्यों ढूंढे। वो तो फोन से ही सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो इसीलिए जो टारगेट इतना बड़ा, मास पॉपुलेशन जो हमारा इतना इंटरनेट यूज किया, इसके वजह से इंटरनेट का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो हैकिंग भी ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनेट है। ये जितना यूज केस बढ़ेगा ये भी उतना बढ़ेगा। तो आज के डेट में आप देखिए 100 करोड़ टोटल स्मार्टफोन यूजर्स हैं इंडिया में। तो स्मार्टफोन यूजर्स हैं, स्मार्ट तो बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें इंटरनेट भी है, और इंटरनेट है तो उसमें बैंकिंग एप्लीकेशंस भी हैं, और उसमें यूपीआई तो होगा ही, क्योंकि पैसा का ट्रांजैक्शन करना है। और आप ये भी देखिए यूपीआई का यूज केस क्यों बढ़ा, कि पहले आप किसी को पैसा भेजते थे, अब देखेंगे वो बोलेगा हमें बैंक अकाउंट दीजिए, बैंक अकाउंट फिर ऐड करेगा, 24 आवर्स बाद उसको पेमेंट मिलता था, फिर वो 2-3 बार फॉलोअप करता था। आज की डेट में आप आगे हो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अभी कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन किए, मुझे आ गया, रिसीव हो गया। तो इंस्टेंट मनी के लिए लोग यूपीआई यूज करने लगे। उसके वजह से जो आज की डेट में जिसको नॉलेज भी नहीं है वो भी यूपीआई यूज कर रहे हैं, क्योंकि छोटे दुकानदार वो भी यूपीआई यूज कर रहे हैं। तो जितना यूजर बेस बढ़ गया है, इसके वजह से हैकिंग भी बढ़ गया। मतलब कहने का मतलब ये है, जितना सोशल मीडिया के थ्रू जिंदगी आसान हुई है, उतनी कहीं ना कहीं हैकर्स भी एक्टिव हो गए हैं। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं कि इंडिया की बात करते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होने वाले साइबर क्राइम्स कौन कौन से हैं? देखिए इंडिया में मैं एक बढ़िया चीज़ बोलना चाहता हूँ। आप नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है ऑल ओवर वर्ल्ड का, उसमें 47th रैंक में इंडिया आता है। तो क्राइम्स तो हो रहे हैं, नहीं तो 47th रैंक कभी होता ही नहीं। अभी 47th रैंक में होके यहाँ पे अवेयरनेस इतने कम है, लोग वेरी बेसिक चीज़ों से हैकिंग कर दे रहे हैं, जिसको हम हैकिंग एक्चुअली में नहीं बोलते हैं। हैकिंग क्या हुआ, आपका फोन हैक कर लिए, आपका सारा डाटा ले लिया, आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। बाय यूजिंग सम बग्स, बाय यूजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम, वी कैन डायरेक्टली हैक इनटू योर फोन। तो हमको आपको ओटीपी मांगना भी नहीं पड़ेगा। जो ओटीपी मांगते हैं दे आर नॉर्मली स्कैमर्स, स्पैमर्स भी होते हैं, कार्डर्स भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन में लोग हैं जो थोड़ा बहुत हैकिंग जानते हैं और उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग मेथड्स को यूज करते हैं। उससे क्या होता है, लोगों को फूल करके वो डाटा निकाल लेते हैं और वो डाटा से वो पैसे कमाते हैं।
तो ऐसे करके आप देखिए इंडिया में कुछ कुछ क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे लोन ऐप से हम्म किसी को 10,000 रुपये चाहिए, वो लोन एप्लीकेशन यूज़ किया और उसके बाद उसको 1 लाख रुपए देने पड़े। कॉल्स आते हैं ओटीपी के, डिलीवरी बॉय आया है, ब्लैकमेलिंग के लिए। हाँ ये बहुत केसेस आप सुने होंगे हाँ इंडिया में। बहुत, हाँ। तो ओटीपी दे दिया, व्हाट्सअप हैक हो गया, प्लस फ़ोन में जो पैसा था वो भी हैक हो गया। इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया डिजिटल अरेस्ट। हर जगह आप देखे होंगे, कोई पुलिस वाला है, कोई वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए, घर में रहना है, और आपको कुछ नोटिस आए थे, कुछ आपने ये कर दिया, वो कर दिया। तो सारा चीज़ भय का है, डराते हैं और उसी से उनको डरा के पैसा कमाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज बार बार होता है, ये एक ट्रेंड है। अभी जैसे सपोज न्यू ईयर आया, तो न्यू ईयर में एक नया ट्रेंड बनेगा। अभी सपोज फरवरी आ रहा है तो वैलेंटाइन डे आगे है, तो वैलेंटाइन डे में यूथ ज्यादा है, जिनको नॉलेज कम है और बहुत इंस्टेंट मनी में वो बिलीव भी ज्यादा करते हैं। तो उसके हिसाब से कुछ नया टारगेट बनाया जाए तो वो उसमें टारगेट में आ जाएंगे। अच्छा, तो आप हो हैकर्स के जाएंगे। तरीके भी एकदम अलग 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 होते हैं। अलग होते जैसे हैं। न्यू ईयर विश को लेके कोई एक लिंक शेयर कर देंगे कि ये गिफ्ट है आपका, उसके करेक्ट बाद आपने जैसे ही क्लिक किया अकाउंट खाली। करेक्ट, क्योंकि एक ट्रेंड बनाया जाता है कि आज कौन सा ट्रेंड जैसे आप देखेंगे इंडिया में भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज्यादा कई फाइन्स आ रहे हैं। हाँ। तो ई वाहन का चालान नॉर्मली आपके फोन पे आता है, तो हैकर उसके लिए एक माध्यम बन गया कि ये ट्रेंड को मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हर कोई गाड़ी तो चलाता है, कब वो कैमरा में आएगा और चालान आ जाए उसको भी नहीं पता। तो उसको एक मैसेज आ जाएगा कि ये आपका चालान जनरेट हो गया है, आप इसको डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को, चालान भरिए। तो आप तो डर जाएंगे, आप उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद पैसा गया है। तो ये एक ट्रेंड है, जो ट्रेंड चलेगा उसी के हिसाब से वो भी नया ट्रेंड बनता जाएगा। अच्छा, मेन चीज़ आज के लिए क्या हो गया कि पैसा, सिर्फ पैसा बहुत ज़्यादा कीमती आपके लिए नहीं है, आपका डेटा उससे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि अगर डेटा गया तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे आपने बताया कि किसी भी लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अकाउंट भी खाली हो जाता है, हमारा डेटा भी सारा सिक्योर नहीं रहता है। इससे कैसे बचा जाए? देखिए, फर्स्ट वैलिडेशन ऑफ दैट लिंक वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वैलिडेट ही नहीं करते हो कि किसको आप क्लिक कर रहे हो, आप वैलिडेट ही नहीं करते हो किस लिंक पे आप जा रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि सपोज मैंने आपको facebook.com भेजा, तो आप उसमें लॉगिन करने के लिए गए। अभी मैं facebook.com की जगह मैं आपको सपोज facebook.xyz.com किया, और फेसबुक जैसा दिख रहा है सेम एक एप्लीकेशन पूरा आपको दिख रहा है, आप फोन में भेजा। और फोन में दिक्कत ये है कि फोन में आपको यूआरएल भी दिखता नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है। तो जब आप क्लिक करेंगे आपको तो फेसबुक जैसा दिखेगा। अभी आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, वहां पे यूजर नेम पासवर्ड दे दिए, देने के बाद आपको दिखाया कि कनेक्शन फेल्ड और समथिंग कुछ दिखा दिया, बट वो हैकर के पास आपका पासवर्ड चला गया। तो आप एक गलत लिंक में गए और आपका पासवर्ड उसके पास चला गया। ये अटैक को फिशिंग अटैक बोलते हैं। अभी ये अटैक का नया वर्जन भी आ गया है जिसको हम फिशिंग 3.0 बोलते हैं। उससे बहुत सारी चीज किया जा सकता है। अभी सेम लिंक से आपको दिखाया जाएगा कि ये लिंक पे क्लिक करके ये एपीके डाउनलोड करिए। सपोज ये टोयोटा का कंपनी है और सेम कंपनी का जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, लोग और एक फेक एप्लीकेशन बना के और एक लिंक से डाउनलोड करवाएंगे और उसका हैकिंग ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो उसी हिसाब से यदि आप लिंक वैलिडेट करते ही नहीं है डाउनलोड करने से पहले या क्लिक करने से पहले, तो आपको कहीं पर भी रिडायरेक्ट किया जा सकता है और उससे आप हैक हो सकते हो। तो कोई भी क्लिक, कोई भी लिंक आप क्लिक कर रहे हो तो उससे पहले 2 बार जांच करना बहुत जरूरी है। क्या वाईफाई कनेक्ट करने से भी ऐसा होता है? क्योंकि आजकल के हमारे यूथ जो हैं वो बस फ्री वाईफाई ढूंढते हैं हर जगह की, जहाँ मिल जाए बैठे कनेक्ट कर लिया, तो उससे भी कुछ सिक्योरिटी में कुछ दिक्कत? देखिए, पहला तो जियो के वजह से इतना डाटा सस्ता हो गया, फिर भी लोगों को वाईफाई फ्री में चाहिए क्योंकि 2 GB का जो यूजेस है वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, वाईफाई एक ऐसा चीज है, मेरे पास ऐसे भी डिवाइस हैं, वो डिवाइस में क्या करेंगे, सपोज आप एक होटल में हैं,
तो हम वो होटल के पास गए। अभी सपोज आप एक होटल है JW मैरियट, उसका एक वाईफाई होगा JW समथिंग, और JW 2-3 होंगे, कभी कभी गेस्ट का भी वाईफाई होता है। वो डिवाइस यूज करके मैं वो होटल में गया, रिसेप्शन में बैठा। अभी बैठने के बाद मैंने उसमें एक अटैक इंजेक्ट किया, उसमें n नंबर ऑफ हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएंगे विद इन ए सेकेंड। मतलब आपका वाईफाई जो JW के नाम पे बहुत सारे आ जाएंगे। अभी एक होटल JW के जैसा होटल एक दिन में कितने लोग आते होंगे? मिनिमम टू मिनिमम सपोज मैं एक नॉर्मल काउंट लेता हूँ 1000। तो वो आके वो जो फेक हॉटस्पॉट जनरेट हुआ होगा उसमें कनेक्ट करेंगे। उसमें कनेक्ट करने के बाद उसमें पासवर्ड जैसा JW में आता है उसी तरह वो कनेक्ट करेंगे। करने के बाद उनको रीडायरेक्ट हो जाएगा गूगल में लॉगिन करने के लिए, या जीमेल में लॉगिन करने के लिए, या फेसबुक में लॉगिन, कुछ भी मैं रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। उसमें जाने के बाद ही उनका इंटरनेट चालू होगा। तो वो जीमेल नॉर्मली आप देखे होंगे बहुत सारे एप्लीकेशन में जाने के लिए गूगल का ऑथेंटिकेशन देना जरूरी होता है, जीमेल का। तो वहां पे वो जब ऑथेंटिकेट करेंगे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड दे दिए। आप सोचिए जितने लोग वो होटल आए होंगे वो सबका पासवर्ड मेरे चला पास गया। होगा। ये नॉर्मल चीज है। हाँ, अभी है आप एक सिक्योर नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, हाँ, एक वाईफाई में कनेक्टेड हैं, वो एक राउटर था उसमें कनेक्टेड हैं, फिर भी आपको हैक कैसे करें? ये बहुत इजी मेथड है, क्योंकि बहुत पुराना मेथड है, जिसको हम स्निफिंग बोलते हैं, वाईफाई स्निफिंग। वाईफाई स्निफिंग में कुछ टूल्स यूज होते हैं। एक बहुत मतलब फेमस टूल है, उसको हम वायरसार्क बोलते हैं। तो वायरसार्क यूज करके सपोज आप कनेक्टेड हैं वो वाईफाई नेटवर्क में, मैं भी उसमें कनेक्टेड हूँ, उसको स्नीफ करेंगे तो आप जो जो डाटा पैकेट सेंड कर रहे हैं वो मुझे भी दिखाई देगा कि ये यूजर है इस डिवाइस से, ये वाईफाई को कनेक्टेड है और ये डाटा पैकेट सेंड कर रहे हैं। तो उसको फिर हम स्नीफ करके एनालाइज करके आपका डाटा निकालेंगे। अभी आप सोचिए, नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ, जब आप कोई भी वेबसाइट में पासवर्ड डालते हैं, वो पासवर्ड आप आस्टेरिस्क में होता है, कुछ दिखता नहीं है। जब आप डाटा सेंड करते हैं सर्वर को, नॉर्मली क्या होता है, HTTPS होता है, हर कोई जानते हैं कि हाँ HTTPS तो बहुत सिक्योर होगा। तो वो एक्चुअली क्या करता है, जो प्लेन टेक्स्ट है आपका पासवर्ड, उसको एनक्रिप्ट करके सर्वर को सेंड करता है। अभी जिसमें वो TLS 1.3 या SSL नहीं होगा, तो होगा क्या, प्लेन टेक्स्ट में डाटा जाएगा। अभी प्लेन टेक्स्ट में डाटा गया तो मैं वायरसार्क में स्निफ कर रहा हूँ और पासवर्ड मेरे पास भी आ गया, और आप क्या क्या चेक कर रहे हो वो भी मेरे पास आ गया। उससे आपका कुकीज में ले सकता हूँ, उसके आपका सारा चीज में ले सकता हूँ। तो आप सोचिए, एयरपोर्ट में गए हैं, फ्री वाईफाई है, और मैं वहां पे एक दिन में सेम अटैक करूं, और उसका वायरलेस नेटवर्क सिक्योर नहीं है, तो आप सोचिए कितने लोग कनेक्टेड होंगे जिनको हम हैक कर सकते हैं। तो ये जो लूप होल्स हैं, इससे बहुत सारे हैकिंग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए कि हर जगह जाके अपना वाईफाई कनेक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, और मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मतलब एक आम इंसान कर बैठता है? देखिए, गलती तो हर कोई करता है, जो हैकर भी हैं वो भी जब हैकिंग करते हैं वो भी कुछ गलती कर लेते हैं। इसीलिए एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एज ए एथिकल हैकर हेल्पिंग टू डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हम लोग वो गलती की वजह से उनको भी पकड़ लेते हैं। तो गलती एक ऐसा ही चीज़ है जो हर एक यूज़र करता है। जैसे आप इंडिया में आज के डेट में हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, बट कोई भी बोल नहीं सकता जो मोबाइल फ़ोन का 30% पूरा फंक्शनैलिटीज किसी को भी पता नहीं। जैसे हर एक फ़ोन में, जैसे जब आपका फ़ोन, हर किसी को कुछ ना कुछ खराबी होता है, वो उनका कंसर्न सर्विस सेंटर में फ़ोन देते हैं, करेक्ट है? वहाँ पे सुरक्षित नहीं होता होगा। कंपनी ने फ़ोन में एक ऑप्शन डाला है कि आप उसको सर्विस मोड करके उस कंपनी के सर्विस सेंटर में दे सकते हैं। जैसे क्या होगा, आपका फ़ोन का हर कोई डाटा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो बस सर्विस मोड में रहेगा। तो वो बस आपका फ़ोन का OS और जो जो चीज़ें, लॉक खुल सकता है बट और कुछ एक्सेस नहीं कर पाएगा, डाटा एक्सेस नहीं होगा। ये लोगों को पता ही नहीं है। लोग जब फ़ोन देते हैं वो पूरा एक्सेस कोड दे के ही आ जाते हैं।
आप सोचिए वो बंदा उससे कुछ लिया और बाद में ब्लैकमेल किया, आप कैसे उसको क्या कर सकते हैं? तो ये जो नॉर्मल सा चीज़ें भी हैं वो भी लोगों को नहीं पता। नहीं पता है। हाँ। आप कुछ साल पहले का बात है, हाँ। इंडिया में जब नया नया फेसबुक ट्रेंड शुरू हुआ, इंस्टाग्राम ट्रेंड शुरू हुआ, हाँ। अब गांव में चले जाइए, हर किसी का एक फेसबुक आईडी होता था। हम्म। सेम फेसबुक आईडी का जब पासवर्ड वो भूल जाते थे तो फॉरगॉट पासवर्ड करते थे, वो नहीं कर पाते थे तो वो और एक नया आईडी बना देते थे। हाँ। अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, बट पहले बहुत होता, एक नाम पे देखिएगा 2-3 आईडी हाँ। हाँ। रहते थे। अब ऐसे ही मान लीजिए आप जो कोई भी, हम यूथ हैं, हमारे पेरेंट्स वो इतना टेक सेवी तो है ही नहीं, वो कुछ भी चीज़ करते हैं वो बच्चों को ये कैसे होगा थोड़ा पूछते हैं। हाँ। तो उस टाइम पे वो जो लोग हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि क्योंकि उनको टैग तो आता ही नहीं है, फ़ोन यूज़ करना आता ही नहीं है, तो उन्हीं के ऊपर यदि टारगेट करेंगे तो 100 लोगों टारगेट से 50% तो रिजल्ट आ ही जाएगा। 50% तो आएगा ही, हाँ, समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक वनरेबल सिचुएशन है इंडिया में, हाँ। जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स होते रहते हैं। अगर मैं आपसे मतलब 5-10 चीज़ें ऐसी पूछूं कि इंसान को मतलब किस किस चीज़ से बचना चाहिए, जैसे गलत लिंक हो गया, OTP हो गया, एप्लीकेशंस होंगे, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए मुझे ये लगता है सावधानी तो हर कोई लाइफ में अप्लाई करते हैं। जैसे हम घर से निकलते हैं हर वक्त हमारे माइंड में होता है आज तो दिन बहुत अच्छा जाएगा, बट कब क्या होता है हमको भी नहीं पता। जैसे मैं आपसे कभी फर्स्ट मिला ही नहीं, मैं आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं, आप भी हर कोई लाइफ में बहुत सारे सावधानियों से गुजरे होंगे और अप्लाई भी किए होंगे, बट फिलहाल मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। आपका मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं है, आपसे मैंने फ़ोन पे कभी बात भी नहीं किया है, आपको कभी मैसेज भी नहीं किया है, आप कंफर्म कर सकते हैं। बस आपका एक मेल आईडी मेरे पास है, अभी मैं चाहूँ तो इससे बहुत कुछ डिटेल्स हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट कहाँ है, एग्जाम्पल आपके कौन से प्लेटफॉर्म में अकाउंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के नाम क्या है, आपका एज कितना है, DOB कितना है, और जो जो चीज़ें हैं ये इंफॉर्मेशन हम गैदर बहुत इजीली कर सकते हैं। एक ये लाइव पॉडकास्ट में मैं एक बढ़िया चीज़ बोलूँगा, आप उसको फिक्स कर दीजिएगा बाद में। जैसे आप पहले एक पासवर्ड यूज़ करती थी, अभी शायद नहीं करती बट पहले ये यूज़ करती थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। वो पासवर्ड था MEHRUNNISHA, बिल्कुल। मेहरुनिसा। और भी ऐसे बहुत सारे पासवर्ड्स हैं जो आप यूज़ किए हैं। तो देखिए मुझे कुछ सेकंड्स ही लगे जहाँ पे आपका पासवर्ड्स मुझे पता चल गया, और मैंने आपको कुछ भेजा ही नहीं, कुछ कॉल्स भी नहीं किए, OTP भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं किया। तो हैकिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैजिशियन कुछ मैजिक दिखाते हैं, तो हैकिंग इज ऑल अबाउट द मैजिक। इफ वो रियल हैकर है तो कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे लगता है थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। सबको सावधान रहने का जरूरत है। हाँ, चलिए अब पासवर्ड को लेके भी बात कर लेते हैं। जैसे आपने मेरा पासवर्ड 1 मिनट में बता दिया, तो पासवर्ड्स कैसे होने चाहिए और कितने टाइम में उसको चेंज करना चाहिए? देखिए पासवर्ड्स एक ऐसा चीज़ है, मुझे लगता है जैसे एस्ट्रोलॉजी है, सारा चीज़ है, उससे क्या पता चलता है आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे होंगे, आपका फ्यूचर क्या होगा। बट हैकिंग एक ऐसा चीज़ है, हमको ये कुछ नहीं चाहिए, हम उसी से उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट सब हम ले सकते हैं। अभी पासवर्ड बट ऐसा एक चीज़ है जो किसी को भी पता नहीं होता। जैसे हैकिंग में भी बहुत सारे मेथडोलॉजी हैं, जैसे की लॉगर्स हैं, फिशिंग अटैक्स हैं, ये सब क्या है, थर्ड पार्टी इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी है जिससे पासवर्ड हैक होते हैं। बट आप सोचिए इंडिया में क्या दिक्कत है, 60% यूजर्स
वो सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं जीमेल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह में। हाँ अभी देखिए, एक पासवर्ड आपका बताया मैंने, हाँ अभी सेम पासवर्ड आप यदि इंस्टाग्राम में यूज़ किए होंगे, सेम पासवर्ड नेट बैंकिंग में भी यूज़ किए होंगे, सेम पासवर्ड अलग अलग प्लेटफॉर्म में यूज़ किए होंगे, तो आपके साथ क्या हो सकता है? फ्रॉड। मेरा बात समझ रहे हैं? हाँ। तो पासवर्ड रीयूज करना हम्म और सेम रखना हम्म बहुत बड़ा गलती है। हम्म फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम्म पासवर्ड आपका जैसा पासवर्ड था वो बहुत सिंपल बहुत simple, एंड वेरी नॉर्मल पासवर्ड है। जब आप पासवर्ड दे रहे होंगे ना डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, तो वो दिखाता है कि सिक्योर्ड, ग्रीन दिखाता है। वेरी नॉर्मल हुआ तो वो लेता ही नहीं, वो पासवर्ड सेट ही नहीं कर पाएंगे। तो वो पासवर्ड नॉर्मली आप जब भी दें उसमें स्पेशल कीवर्ड्स होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, मतलब एक कैपिटल में एक स्मॉल में, प्लस उसके साथ ये फेज वाइज होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पासवर्ड आपको हर एक मंथ में या 3 मंथ में चेंज करना मैंडेटरी है। क्यों? सपोज आज आप कोई बिग बास्केट में, या आप सपोज फ्लिपकार्ट में, नाइका में, जो जो गर्ल्स वाले वेबसाइट्स होते हैं, वो सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो उससे आप डाटा कुछ खरीदारी करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ पे पासवर्ड आपका है। अभी सोचिए, वो प्लेटफॉर्म तो आपका है नहीं, अभी हैकर वो प्लेटफॉर्म कोई हैक कर लिया, उसमें इतना बड़ा डाटाबेस है, आप भी एक यूजर हो, तो वो यूजर का वहाँ पासवर्ड से जब हैक हो password, गया, हाँ तो और सबका प्लेटफॉर्म भी हैक हो सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए पासवर्ड ऑलवेज चेंज करना जरूरी है और उसको फेज वाइज रखना है। और भी इंडिया में एक बहुत बड़ा दिक्कत है, जो यूजर्स हैं वो उनका पासवर्ड नोटपैड में स्टोर करके रखते हैं। हाँ बहुत लोग तो एटीएम का पिन उनके कॉन्टैक्ट्स में सेव करके रखते हैं। तो आप सोचिए, जो हैकर हैक करेगा वो फोन का तो एक्सेस ऑलरेडी हैक कर चुका है, तो आपका पासवर्ड भी वही है, आपका पिन भी पिन भी वही वही है, है। तो आप खुद ही दे रहे हो कि यार मेरे को हैक कर। तो आप खुद सोचिए। तो बिल्कुल। ये सब चीज हमको बहुत ही मतलब स्टेप वाइज फॉलो करना चाहिए जब भी आप पासवर्ड सेट करते हैं। और पासवर्ड आपका ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, आप ऑथेंटिकेट करते हो आपके डिजिटल आइडेंटिटी को। उसके बाद उसको भी सिक्योर करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिया गया कि सपोज पासवर्ड और किसी को पता चल गया तो वो डायरेक्ट हैक कर लेगा। अभी जैसे मेरे को पता है अभी, बट आपको और एक डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम आएगा कि ओटीपी भी जाएगा। उसके बाद फिर हैकर क्या करते हैं, ओटीपी हैक करते हैं, अच्छा। क्योंकि पासवर्ड तो ऑलरेडी है उनके पास, बट ओटीपी आपको आता है। तो ओटीपी भी है, ओटीपी कैसे हैक हो जाए? बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे ओटीपी, बहुत लोग क्या हैं जो स्कैमर्स हैं, वो ओटीपी फोन करके पूछते हैं। जैसे हमारे फील्ड में एक मेथड है कॉल स्पूफिंग। अभी सपोज आपको बैंक से ओटीपी आया, अभी कोई बाहर का आदमी फोन करके पूछ रहा है, तब दोगे ही नहीं। बट सपोज आपके कॉन्टैक्ट्स में एक बैंक मैनेजर का भी नंबर होगा, उसी बैंक का, उसी नंबर से आपको कॉल आया और वो बंदा वॉइस उसी आदमी का पिच सेट करके बात कर रहा है और पूछ रहा है कि मैंने एक सेटिंग किया बैंक में, तो आपको एक ओटीपी आप दे दीजिए। आप नहीं दोगे? 100% दोगे। तो ये कॉल स्पूफिंग एक टेक्निक है जो हैकर्स यूज करेंगे। नंबर आपके फोन के कॉन्टैक्ट से निकल जाएगा और ओटीपी आप दे दिए, काम खत्म। अभी जो ये नहीं कर पाते हैं, सिंपल टेक्निक क्या है, वो डिलीवरी बॉय वाला सिस्टम चलता है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे, क्योंकि ओटीपी आपको कॉल्स पे भी आते हैं, कॉल मर्ज करने के लिए बोलेंगे, वहाँ से ओटीपी सुनेंगे। आपको ऐसे बोलेंगे कि मैं डिलीवरी से आया हूँ, आपको एक ओटीपी आया, तुरंत दीजिए, वहाँ से ओटीपी लेंगे। तो ऐसे कुछ भी अप्लाई करके मेथड्स उससे ओटीपी लेने के लिए कोशिश करते हैं टू ब्रेक दैट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़्यादातर यूज़ होता है, तो ओटीपी आता है मेल पे, नहीं तो फ़ोन पे, तो उसको हैक कर लिए तो पासवर्ड के बाद अकाउंट उनका हो गया। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। आपके लिए पॉडकास्ट सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को बचा सकते हैं, कैसे मोबाइल फ़ोन को बचा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। आगे बात करेंगे अकाउंट को अपने कैसे सुरक्षित रखें, और अगर हैक हो जाता है बाय चांस
तो उससे हम कैसे बचें? सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए? यूपीआई फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए? देखिए, हम्म आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम्म भले एक ही एप्लीकेशन तो होगा ही नहीं, हम्म उसमें गेम्स भी होंगे, हम्म उसमें बैंकिंग एप्लीकेशंस होंगे, उसमें जीमेल होगा, हम्म उसमें काफ़ी तरीके के एप्लीकेशंस होंगे। हम्म तो फर्स्ट तो ये है, जो आपके यूज़ में आता है हम्म उसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। हम्म जो आपके यूज़ में है ही नहीं हम्म उसको कभी यूज़ ही मत करिए। हम्म। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, गेम हाँ, वेम इंस्टॉल कर लिया या वो वैसे नहीं करना चाहिए, नहीं क्योंकि करना देखिए चाहिए। हाँ हर एक एप्लीकेशन सेफ नहीं है। हाँ। और हर जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, हम्म हम जाके देखते भी नहीं है वो क्या क्या एक्सेस हमारे फ़ोन पे लिए हैं। हाँ, अब सर जैसे, अलाउ अलाउ हाँ, अलाउ, सब जब भी जल्दी आप जल्दी। आज के हाँ डेट में तो हाँ। अलाउ अलाउ आता भी नहीं है। पहले आता था। आज के हाँ डेट में आप जब इंस्टॉल करते हैं वो ऑलरेडी आपका एक्सेस लिया हुआ है। हाँ आप आज के डेट में फेसबुक में जाइए, हाँ। फेसबुक में जाके देखिए वो आपका क्या क्या हम्म एक्सेस लिया हुआ है, आपका सबका फ़ोन में कितने स्टेप्स आज गए हैं, हम्म कौन से फ्लोर में रह रहे हैं, हम्म। सारी आपका चीज़। कौन सा पॉलिटिकल व्यू भी है वो भी हम्म फेसबुक को पता है। हम्म। तो आज की दुनिया में जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो चाइनीज़ मेड है, और जो हाँ। एप्लीकेशन है वो यूएसए मेड है, और इंडिया में बैठ के हम सोचते हैं हमारा डाटा सब सेफ है। हम्म। ठीक है। तो जो फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं वो हम्म जहाँ से हम डाउनलोड करते हैं हम्म वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। हम्म वो गूगल प्ले प्रोटेक्ट में हम्म सेफ होना चाहिए। हम्म तो वो गूगल में एक प्ले प्रोटेक्ट होता है प्ले स्टोर में, उसको हम्म ऑन करना मैंडेटरी है। हम्म उसको ऑन करिए। उसके बाद जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो हम्म गूगल प्ले स्टोर से होना चाहिए, हम्म थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हम्म जब भी आप हम्म कुछ लिंक्स आ रहा है, हम्म कोई आपको कुछ शेयर करने रेफर करने के लिए बोल रहा है, हम्म कोई आपको कुछ अनवांटेड चीज़ें भेज रहा है हम्म और इजी मनी का रास्ता बता रहा है, हम्म वो सब करने से पहले 10 बार सोचिए कि इसको करूं या ना करूं, हम्म। क्योंकि वहीं पे ही ट्रैप शुरू हो क्रिएट होता जाता है। है। उसके बाद जो ट्रेंड चलता है, नया नया ट्रेंड, उसके हम्म बारे में थोड़ा आप साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हम्म वीडियोस ये सब चीज़ देखिए, उससे हम्म आपको नॉलेज होगा क्या ट्रेंड आज के डेट में, हम्म। उससे आप खुद को बचा सकते हैं। देन फोर्थ में देखिए, व्हाट्सएप का हैकिंग बहुत इजी है। हम्म क्यों? आपका नंबर लिए हम्म और आपके पास ओटीपी आएगा, वो हम्म ओटीपी ले लिया तो व्हाट्सएप लॉगिन हो जाएगा हम्म और आपका नंबर उसके पास। हम्म और तुरंत वो करने के बाद लोग क्या करते हैं, हम्म उसमें एक पिन लगा देते हैं, हम्म सिक्योरिटी पिन व्हाट्सएप का। हम्म क्यों? क्योंकि इंडिया में हम्म काफ़ी सारे यूज़र वो सिक्योरिटी पिन व्हाट्सएप में कोई एनेबल किया ही नहीं। हम्म तो जब आपका ओटीपी लिया मैंने हम्म और लॉगिन कर लिया तो मैंने खुद सेट कर लिया। हम्म अभी जो ओरिजिनल यूज़र है उसको भी नहीं पता हम्म उसका ओटीपी और पिन क्या है। हम्म तो ओटीपी जब वो ट्राई करेगा हम्म री लॉगिन करने के लिए वो तो आ जाएगा, हम्म क्योंकि नंबर उसके पास है, बट वो पिन उसको नहीं पता जो हैकर के पास है, हम्म तो वो लॉगिन नहीं कर पाते। तो ऑलवेज आपके फ़ोन में जाइए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो एनाबल करिए व्हाट्सएप में, हम्म प्लस वो सिक्योरिटी पिन भी सेट कर लीजिए। ये व्हाट्सएप के लिए मैंडेटरी है। हम्म इंस्टाग्राम आज के डेट में बहुत अपडेटेड है हम्म और उसका यूज़र बेस भी इंडिया में हम्म बहुत बढ़ गया है। हम्म तो आप सोचिए, इंस्टाग्राम में बहुत सारे न्यू सिक्योरिटी सेटिंग्स आए हैं, हम्म प्राइवेसी कंट्रोल को लेके, हम्म पेरेंटल कंट्रोल को लेके, हम्म लोग देखे ही नहीं हैं हम्म उसको। जो सेटिंग्स हैं, 2 फैक्टर हम्म ऑथेंटिकेशन हो गया, हम्म उसमें जो जो पेरेंटल कंट्रोल हो गया, छोटे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, हम्म उसमें और भी सेटिंग्स हैं, उसको देख के उसको यूज़ करना शुरू करिए। हम्म तो ये जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, हम्म इसको जब तक हम इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं हम्म तो ऐसे हैकिंग होता रहेगा हम्म। और हम उसको कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते। क्या ऑनलाइन शॉपिंग सेफ है? देखिए, मेरे हिसाब से मेरे साथ जो 1 घंटा 2 घंटा बात करते हैं वो बोलते हैं कुछ भी सेफ नहीं है, मैं अभी छोटा फ़ोन यूज़ करूँगा। बट चीज़ें ये हैं, हम्म हर कोई चीज़ सेफ है। हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम स्मार्ट बनना चाहते हैं और चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। जब आप पहले ऑनलाइन शॉपिंग आया क्यों? हम्म क्यों? पहले जब आप कोई सामान खरीदते थे वो रिटेल शॉप में खरीदते थे, हम्म फिर देखे जो मैं चाहता हूँ वो तो यहाँ मिल नहीं रहा, हम्म बाहर से मंगाया। हम्म फिर आप देखें कि 5 दिन में चीज़ें आए आपके पास। अभी तो क्विक कॉमर्स का ज़माना आ हाँ। गया, विद इन 1 आवर, विद इन हाफ एन आवर। अभी तो डिलीवरी बॉय का भी जंग छेड़ा हुआ है, हाँ। 10 मिनट क्यों लिख 10 रहे हैं। मिनट। तो चीज़ें इतना चेंज हो गया है हाँ। और हम
इंसान उसी चीज़ के पीछे भागते रहे। तो जो नया चीज़ आया उसको यूज़ किए। तो मेरे हिसाब से भी टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज वेरी प्रॉम्प्ट टू सिंप्लीफाई आवर लाइफ। तो हम सबको वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बट टेक्नोलॉजी को सिक्योर वे में कैसे यूज़ करें वो भी जानना ज़रूरी है। हम घर तो बना लिए हैं बहुत बड़ा, बट वो घर में ताला यदि ठीक नहीं रखे हैं, और आज के डेट में ताला से चोरी होता ही नहीं है। लोग तो आते हैं, लेजर कट कर देते हैं, अंदर जाके सारा सामान ले लेते हैं। तो ये फील्ड में भी नया नया मेथड्स आते हैं। तो यदि उसके बारे में भी जानकारी नहीं है तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बेवकूफ़ी है। तो ई कॉमर्स के बारे में आप पूछे, ई कॉमर्स जो ब्रांडेड कंपनीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी बहुत सारे सिक्योरिटी प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एक कंपनी, नॉर्मल कंपनी, साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करने के लिए ISO 27001 इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको हम ISMS बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यदि आप कोई ई कॉमर्स यूज करें जिसमें पेमेंट गेटवेज यूज हुआ है, आप जब पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं उसके नीचे एक लोगो होता है, देखेंगे PCI DSS लिखा होता है। अच्छा। उसका मतलब है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, दैट्स ए स्टैंडर्ड। वो कंपनी वो PCI DSS कंप्लायंट हुए हैं, इसीलिए पेमेंट डाटा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो उसमें आपका डाटा सिक्योर्ड है और हर साल उनको करना पड़ता है। तो जो कंपनी आप यूज़ कर रहे हैं वो ये साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करना जरूरी है, उसके बाद ही आप उसको यूज़ करें। जैसे आप फ़ोन पे जब जाएंगे वो आपको फर्स्ट स्क्रीन में ही आपको दिखाएगा वो PCI सर्टिफाइड है, ISO 27001 सर्टिफाइड है, 13 सर्टिफाइड है, ये 3 लोगो होंगे। उसका मतलब वो उसका सिक्योरिटी प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे उसका सिक्योरिटी मेंटेन हो, उसका यूजर सेफ गार्ड रहे। उसी तरह आप हर दिन फ़ोन पे नया अपडेट्स आते हैं। नए अपडेट्स में जब अपडेट करेंगे उसके नीचे लिखा होता है बग फिक्सेस। उसका मतलब ये है कि कुछ नया बग आया था, वो बग फिक्स हुआ और उसके बाद आप उसको इंस्टॉल की। तो कंपनी उसमें काम कर रहा है जैसे उसका यूजर को सेफगार्ड कर पाए और उसका यूजर वो सेम अपडेट्स में वो सेफ रह पाए। इसी के वजह से नया अपडेट्स आते हैं। तो कंपनी यदि उसी तरह है तो ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी को एज ए इन्वेस्टमेंट उनके कंपनी में करेंगे। यदि छोटे मोटे कंपनी होंगे उनके लिए क्या है, वो करेंगे ही नहीं। तो अब छोटे मोटे कंपनी में यदि ई कॉमर्स से कुछ खरीदेंगे और उनका सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होगा ही नहीं तो आपका डाटा अनसिक्योर्ड है। बट इन इंडिया लास्ट ईयर 2025 नवंबर में एक नया लॉ का न्यू फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उनको हम DPDP लॉ बोलते हैं। 2023 में इसका फ्रेमवर्क रखा गया था, इंस्पायर्ड फ्रॉम GDPR जो यूरोप में यूज होता है। तो DPDP क्या बोलता है कि आपका डाटा सपोज नायका के पास है। अभी नायका यदि हैक हो गया तो आप सोचिए इंडिया के सारे लड़कियों का सारा इन्फॉर्मेशन है। क्या खरीदती हैं, उनको कौन से लिपस्टिक पसंद है, उनको कौन से मेकअप्स पसंद है। अभी आपका चॉइस, आपका इंटरेस्ट भी उससे पता चल जाएगा। आप कितने रेंज में प्राइस से खरीदती हैं, कौन से ब्रांड खरीदती हैं, वो भी पता चल जाएगा। तो उससे आपका फिनेंशियल स्टेटस, आपका परचेस एफिशिएंसी, ये सब भी पता हो सकता है। तो सोचिए यदि वो कंपनी का डाटा लीक हुआ और हैक हुआ तो जिम्मेवारी उसी का, उसके ऊपर गवर्नमेंट फाइन लगाएंगे 250 करोड़ यदि उनका डाटा ब्रीच होता है। क्योंकि उनका काम है उनका डाटा को प्रोटेक्शन करना, ना कि यूजर का। तो यदि वो डाटा स्टोर करते हैं, यदि वो डाटा प्रोसेस करते हैं तो उनको उसका सिक्योरिटी करना मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट ने एक टाइमलाइन दिया है 18 मंथ का कि हर एक कंपनी जो डाटा स्टोर करते हैं उनको ये DPDP कंप्लायंस करना जरूरी है। तो ऑब्वियसली यदि सारे कंपनीज DPDP कंप्लायंट हुए, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किए, वो कोई भी ई कॉमर्स हो आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। बट अभी वो भी कैसे बोले कि हैकर उसको हैक ना करे, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो आप जब भी यूज करें ऑलवेज वैलिडेट करें, कंपनी का ब्रांड वैल्यू चेक करिए, उसका सिक्योरिटी में वो क्या क्या किए हैं उसको भी चेक करिए। यू हैव द राइट्स to ask that organization that yes they are compliant with certain security compliance or not। उनका BAPT होता है कि नहीं, उनका सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस ठीक है कि नहीं,
आप उनके पॉलिसी देख सकते हैं। जब आप यूज़र क्रिएट साइन अप करते हैं, वहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन भी आता है, प्राइवेसी पॉलिसी भी आता है, उसमें उनके जो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज भी होते हैं। तो आप उसको एक बार गो थ्रू करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पेज है, कोई देखता नहीं है, बट कभी उसके बारे में लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज हुआ कि हाँ ये कंपनी ठीक है, सिक्योर्ड है, इसको यूज़ किया जा सकता है, तो हम थोड़ा सा तो स्टेप सिक्योर्ड भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, एआई आने के बाद से साइबर क्राइम कैसे बदल रहा है? देखिए, एआई साइबर क्राइम का टेक्निक को बहुत फास्ट कर दे रहा है। जैसे सपोज मैं आपको बोलूँ, फिशिंग अटैक मैंने बोला, पहले फिशिंग के लिए मैनुअली लोग सेम कोड को कोई साइट में होस्ट करेंगे, कुछ करेंगे, फिर सेम साइट डिज़ाइन होगा, तो वो सेम जो स्कैम पेज बनाने के लिए टाइम लगता था, उसको होस्ट करेंगे, फिर कहीं से डाटा स्क्रैप करने के लिए कुछ कोड लिखेंगे। आज के डेट में सोचिए, बाय यूजिंग एआई, कोई भी एआई प्लेटफॉर्म लीजिए, आपको वो बना के दे देगा 2 मिनट में। 2 मिनट में। तो ये बहुत फास्ट हो गया। कोई भी क्राइम, कोई भी साइबर अटैक बहुत फास्ट किया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट। अभी पहले आप देखेंगे मैनुअल प्रोसेस होता था, लोग फ़ोन करते थे, आपको कॉल आता था, उसको आप रिसीव करते थे, ओटीपी मांगते थे। आज के डेट में जस्ट थिंक, चैट जीपीटी में मैं आपका वॉइस का क्लोन और पिच सेट कर दूंगा, वो आपके जैसा 2-3 जो बातें आप कर रहे हैं सेम पॉडकास्ट से उठा लूंगा और उसको डाल दूंगा। डालने के बाद बोलूँगा कि ऐसा ही पिच बोलना है, करेक्ट है। और सेम पिच को मैं जितने नंबर्स मिले हैं, मैं सब नंबर में ऑटोमेट करके कॉल टोल फ्री नंबर से करूँगा। तो ऑटोमेटेड कॉल चला, मिनिमम लाखों नंबर पे, लोग पहचानेंगे भी कि ये वही है। अभी फ़ोन उठा, ओटीपी मांगे, तो लाखों में से मुझे 100 मिल जाए तो हैकर तो खुश है वो। समझ रहे हैं? तो सेम चीज़ को बाय मेकिंग इट ऑटोमेट बहुत फास्टर किया जा सकता है। टारगेट ऑडियंस डबल क्या 10 टाइम्स हो जाते हैं, और जो मास है उसको 1 एग्जैक्ट टाइम पे अटैक परफॉर्म हो सकता है। प्लस बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स में भी है। जैसे आप देखिए वीडियो, पहले वीडियो मॉर्फ करना, वीडियो एडिट करना मुश्किल हुआ करता था। आज के डेट में बाय यूजिंग एआई आप किसी का भी वीडियो को डिफेक्ट करिए, किसी का भी इमेज डालिए, उसको आप बोलिए इसका इस तरह का वीडियो चाहिए, इस तरह का आप प्रॉम्प्ट लिखिए, तो उससे वो वीडियो भी बन जाता है। तो आज के डेट में एक एआई इमेज और नॉर्मल इमेज को आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। एआई पूरा एग्जैक्ट आप बोलेंगे उस टाइम पे लास्ट ईयर उसी टेम्परेचर में मेरा बैकग्राउंड ये होगा और एक फ़ोटो चाहिए, वो बना के दे देगा। अभी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे? बट हर एक फ़ोटो जब जनरेट होता है, उस फोटो में एक टाइम स्टैम्प होते हैं और वो फोटो का एक एलिमेंट फंक्शनल चीज़ें होते हैं, वो वेरीफाई करने से वो पता चलता है कि एआई से है या वो ओरिजिनली है, जनरेट हुआ है। बट उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो बाय यूजिंग एआई आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत ही सिमिलर फोटो होती है कि लोग पहचान नहीं पाए। अभी रिसेंटली मैं बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी सिस्टर ने एक स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाई, मैं फ़ोन करके मैंने कहा ये ड्रेस तुमने कब ली? नहीं, ये एआई से बनाई है। तो पता ही नहीं चलता है चीज़ों का कि चीज़ें बहुत चेंज हो गए हैं। मतलब आज के डेट में सॉल्व करना और कोई भी चीज़ इंस्टाग्राम में डालने के लिए बाय यूजिंग एआई आप कुछ भी डाल सकते हो। आप आज यहीं हो और दुबई का फ़ोटो जनरेट करके डाल सकते हो कि मैं वहाँ गया था। तो देखिए, स्टार्टर्स क्रिएट करना बहुत इजी है, बट हाँ, लोग उसको आज के डेट में आप इंस्टा में चेक करेंगे, बहुत सारे ऐसे फेक प्रोफाइल होंगे जो एआई का वीडियो यूज़ करके उसमें मतलब थोड़ा न्यूड और इस तरह का वीडियो को ज़्यादा रील्स में वो डालते हैं और लोगों को पता भी नहीं है वो एआई है। और फिर उसमें बहुत सारे आप लिंक्स वो बायो में डालते हैं, बहुत सारे ऐसे लिंक्स है कि और भी आप देख सकते हैं, फिर लोग उसमें पैसा भी कमाते हैं। तो आप सोचिए, इससे बहुत पैसा लोग कमा भी रहे हैं बाय यूजिंग एआई वीडियोस। तो लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, तो वो जानकारी होना जरूरी है।
अब आने वाले 5 सालों में मतलब आप साइबर सिक्योरिटी को कैसे देखते हैं कि कितना भविष्य में यूज़फुल रहने देखिए, वाला है? एआई की दुनिया में हाँ लोग बातचीत करते हैं हाँ। कि एआई जॉब बहुत सारा ले जाएगा। जो नॉर्मल जॉब हैं हाँ। वो इससे एआई से बहुत इफेक्ट होंगे। हम्म, कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, बट साइबर सिक्योरिटी पहले जैसा था हम्म, आज और भी हम्म, वो उसका यूज़ केस, उसका रिक्वायरमेंट और उसका जो स्कोप है इंडस्ट्री में वो बढ़ते ही जा रहा है। क्यों? आप देखिए, जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा उसका उतना सिक्योरिटी ज़रूरत भी होगा। तो साइबर सिक्योरिटी एक ही फील्ड है आईटी में, टेक्नोलॉजी में। कोई भी आप ले लीजिए, जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आप थर्मल पावर प्लांट भी है, उसका भी जो सिक्योरिटी है, स्काडा सिक्योरिटी, ओटी सिक्योरिटी बोलते हैं, वहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी है। आप एटीएम में जा रहे हैं, उसका भी सिक्योरिटी है। आप फ़ोन यूज़ करें, उसका भी सिक्योरिटी है। आप टीवी यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन, उसका भी सिक्योरिटी है। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, सब में एक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, उसका फंक्शनल सिक्योरिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस सब में है। तो साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा। जो आज का टेक्नोलॉजी है, यदि 5 साल बाद वो टेक्नोलॉजी, जैसे हम क्वांटम का बात करेंगे, क्वांटम इज़ कमिंग, ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज़ में क्वांटम के ऊपर रिसर्च भी हो रहे हैं। आज के डेट में क्वांटम के ऊपर आंध्र प्रदेश में बहुत सारा सिटी एक बनाया गया है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम करेंगे। तो दैट इज़ फ्यूचर। तो आप सोचिए, उस टाइम पे भी सिक्योरिटी उसके साथ भी जुड़ा होगा। आप स्पेस में जाइए, वहाँ पे भी सिक्योरिटी है। आप एयरलाइंस में भी जाइए, वहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी का बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो कोई भी फील्ड हो, साइबर सिक्योरिटी वो होगा और लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा रोल लेगा, ये मेरा दावा है। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो इसे कैसे बचना, तो हम पूछ ही चुके हैं आपसे। तो सबसे पहले शिकायत कहाँ करें और कैसे इसकी शुरुआत करें? देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे पुलिस हो गया, कोई भी स्टेट पुलिस हो, वो सब में बहुत सारे न्यू स्कीम्स, न्यू फंक्शनल तरीके वो अपनाए हुए हैं। साइबर पुलिस स्टेशंस हैं, आप उनके पास जाके आपके एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं और तुरंत, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी साइबर क्राइम आपके साथ हो रहा है, तुरंत उसको रिपोर्ट करवाइए। क्योंकि इंडिया में एक दिक्कत ये है, लोग रिपोर्ट नहीं करवाते। जैसे बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं, वीडियो कॉल्स आया, कुछ फेक पोर्नोग्राफी का, लोग न्यूडिटी का, ये सब चीज़ बोल के वो केसेस रजिस्टर्ड नहीं करवाते डर के। तो उससे आप देखेंगे सुसाइड केस भी बहुत बड़े, क्योंकि आप बाद में कुछ स्टेप ले ही नहीं सकते हो, बट इमीडिएट यदि आप स्टेप लेते हो उसको हम रोक सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ केसेस हुआ तो आप तुरंत उसको रिपोर्ट करेंगे तो कोई तो होगा आपको सपोर्ट करने के लिए। तो डायरेक्ट आप cybercrime.gov.in में जाइए, वहाँ पे आप जाके केस रजिस्टर कर सकते हैं, या इंडिया गवर्नमेंट का जो एक नंबर है 1930, उसमें कॉल करिए और आपका कंप्लेन दे सकते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें हुए हैं। तो ये स्टेप मैंडेटरी है। और आपके केस से जुड़ा जो जो चीज़ें हैं उसका वीडियोस इंटरनेट में होंगे, उसका थोड़ा यूज़ केसेस सेम एआई यूज़ करके थोड़ा पढ़ लीजिए कि क्या स्टेप लेना चाहिए, थोड़ा सा वो सर्च करके वैलिडेट करिए कि ये मुझे करना है, तो आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएंगे पास में। उसी हिसाब से आप स्टेप लेना जरूरी है। अच्छा, कितने % चांसेस होते हैं कि पैसा वापस आएगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। ये डिपेंड करता है आप कितने फास्टर वो रिपोर्ट लिखवाए हैं। ये डिपेंड करता है वो गोल्डन पीरियड में आप बैंक का जो एटीएम था वो ब्लॉक करवाए थे कि नहीं करवाते। ये भी डिपेंड करता है जब आप कौन से मेथोडोलॉजी में वो आगे का हैकर को या स्कैमर को आप क्या चीज़ दिए हैं। अभी उसको आप सपोज एक एपीके इंस्टॉल किए थे जो लाइफ टाइम के लिए आपका फ़ोन का सिस्टम एक्सेस दे दिए हैं, तो आप जब भी कुछ भी करेंगे वो तो पैसा उठा ही लेगा। तो आप कौन से अटैक से हैक हुए वो भी डिपेंड करता है, आप कैसा उसका रिकवर कर सकते हैं। बट येस, आपको कुछ भी बैंकिंग का फ्रॉड हो, आप बैंक को इन्फॉर्म करिए, टोल फ्री में कनेक्ट करिए। और ये टोल फ्री में कनेक्ट करते वक्त भी लोग फंस जाते हैं फिर। जैसे सपोज कुछ फ्रॉड हुआ, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड, वो गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे ICICI बैंक टोल फ्री, नंबर। वो फर्स्ट जो 3 आते हैं वो स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं।
वो नॉर्मली हैकर क्या करते हैं, गूगल एड्स रन करके फेक वेबसाइट चला देते हैं और वहाँ पे जब लोग क्लिक करते हैं वो और कोई नंबर में और किसी को लगता है जो स्कैमर्स है, वहाँ पे और एक हैकर बैठा है, उसको आप गलती से कि 5,000 रुपये कट गया, वो आपका 50,000 लूट लेता है। तो ये प्रोसेस में भी लोग फंसते हैं। तो आप जेन्युइन वेबसाइट में रिपोर्ट करिए, जेन्युइन जो टोल फ्री नंबर है उसमें रिपोर्ट करिए, आपका नंबर, एटीएम कार्ड्स उसको ब्लॉक करवाइए, आपका तुरंत 1930 में कंप्लेन रजिस्टर करवाइए, बैंक को मेल या फ़ोन के जरिए से आपके जो बैंक मैनेजर होंगे उनको बताइए कि ऐसा चीज़ है। सो वो जो स्टेप्स आपको बोलेंगे उसको आप फॉलो करिए। यदि आप ठीक टाइम पे वो करते हैं तो आप रिवर्स किया जा सकता है। अभी जो भी फ्रॉड होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं। जैसे आपका फ़ोन से पैसा गया, वो जो अकाउंट को गया उससे और 10 अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। यदि आप तुरंत वो पैसा की रिपोर्ट नहीं करते हैं तो बाद में वो पैसा लाना, रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितना % चांस है वो रिकवर होना, वो ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उन आम लोगों के लिए या ख़ास लोगों के लिए कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? देखिए, यदि हैकर सोच लिया है कि मुझे आपको हैक करना है तो जैसे भी वो कर लेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप पास्ट हिस्ट्री में जाके चेक करिए। एप्पल जैसा कंपनी, लोग सोचते हैं एप्पल बहुत प्रोटेक्टेड है, iCloud हैक हुआ है, उसमें बहुत सारे एमएमएस सेलिब्रिटी के फोटोज वो सब लीक हुए हैं पहले। बड़े कंपनी में गूगल भी आता है, गूगल भी चेक करिए, वो भी हैक हुआ है। तो इतने बड़े कंपनीज यदि हैक हुए हैं, हम क्या चीज़ हैं? तो जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस है, जो जहाँ पे यूजर्स और जहाँ पे हमारे लोग गलती करते हैं, देखिए सेम नंबर और सेम पासवर्ड हर जगह में यूज़ होता है। तो मेरे हिसाब से हम स्कैमर्स को या हैकर्स को यदि 2 नंबर पे कंफ्यूज करवाएं, जैसे एक नंबर यूज़ करें जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए हो और एक नंबर यूज़ करें जो पब्लिक के लिए यूज़ करें, तो पब्लिक को जो यूज़ करेंगे वो बैंक के लिए यूज़ करेंगे ही नहीं, और बैंक के लिए जो यूज़ करेंगे वो बस बैंक के लिए यूज़ करेंगे, जो पब्लिक को देंगे ही नहीं। सेकंड, सेम करेंगे ईमेल आईडी के साथ। ईमेल आईडी यूज़ करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए एक, उसको और कहीं पर भी यूज़ नहीं करेंगे। और जो पब्लिक वेबसाइट्स और जो जो जगह पे आप ईमेल आईडी यूज़ करते हो और एक यूज़ करिए, और सेम प्लेटफॉर्म में, मतलब सेम डिवाइस में दोनों यूज़ मत करिए, अलग अलग डिवाइस में यूज़ करिए। अभी देखिए, स्कैमर के पास आपका नंबर ही नहीं है, आपको कॉल आया, बैंक के बारे में बोल रहे हैं, तो आप तो ऑलरेडी जानते हो ये नंबर मेरा था ही नहीं, तो आप स्टेप्स इजीली ले सकते हो। तो इससे आपका ना 60% हैकिंग अटेम्प्ट कम हो जाएगा, और जब कॉल आएगा आप उसको ब्लॉक ही कर दोगे, क्योंकि वो नंबर तो किसी को दिए ही नहीं थे, ओनली किसको दिए थे, बैंक से कॉल आने के लिए। इससे यदि बैंक का कॉल आता है तो आप जेन्युइन मान सकते हो। इससे आपका क्या होगा, 60% आप सेफगार्ड हो सकते हो। बट उसके बाद फिर जैसे आप पूछे वाईफाई, यदि उसी से फिर वाईफाई को कनेक्ट के लिए तो भी गया, तो इसीलिए मैंने 60% बोला, और 40% फिर डिपेंड करता है आप और क्या क्या करते हो। बट ये चीज़, ये प्रैक्टिसेस यदि हर कोई करे तो हम बहुत चीज़ें, जो अटैकर्स के पास हमारे डाटा आ जाते हैं, वो नंबर्स उनके पास आया कहाँ से, वो डिटेल्स उनके पास आया कहाँ से। अब देखिए, सोशल मीडिया में सपोज एक फ़ोटो आप डालें हैं, आपका घर का फ़ोटो डालें, घर में सपोज आप 10 चीज़ें उसी फ़ोटो में दिख रहा है, जैसे आपका वहाँ पे टीवी है, टीवी एलईडी का, एलजी का यूज़ कर रहे हैं, सपोज वहाँ पे एक स्पीकर है, वो बोस का यूज़ कर रहे हैं, सपोज वहीं पे आपका एक लाइट है, वो फिलिप्स का यूज़ हो रहा है। तो देखिए, अटैकर को यहाँ पे 4 कंपनी दिख गया, वो अटैकर आपको कॉल जब करेगा बोलेगा मैं फिलिप्स से बोल रहा हूँ, वो बोलेगा मैं एलजी से बोल रहा हूँ, आपका टीवी ख़राब हुआ है और आपको कुछ चाहिए तो फ्री में सर्विस मिल जाएगा। तो आपको ट्रैप करना कितना इजी है। आपका सोशल मीडिया में गया, सबका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे होता है, क्यों, सबको बर्थडे मैसेज चाहिए, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो आप सोचिए, डीओ भी मिल गया, आपका नाम तो है ही, नंबर है, फोटो तो है ही, नंबर तो किसी से भी पूछ के मिल जाता है। उसके बाद बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी निकाल सकते हैं,
ठीक है, पासवर्ड तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई दिया। उसके बाद आप सोचिए आपका क्या रहा, बस उसको चाहिए आपसे कनेक्ट करने का तरीका, फोटो से वो भी मिल जाएगा। उसके बाद आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। अभी देखिए, आप हर कोई डोमिनोज KFC खाता है, अभी आपको एक मैसेज आया KFC का एक नया कूपन आया है, आप यूज़ कर लोगे। अभी मैं देखता हूँ आप KFC खाते रहते हो सोशल मीडिया में, तो उसका ट्रिक यदि अप्लाई करूँगा आपके ऊपर तो चांसेस ज़्यादा हैं आप उसको क्लिक करोगे। आप यदि सपोज मैं देखता हूँ कि हर दिन आप मेकअप लगाते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स भी देखा है सोशल मीडिया में आप डाले हैं, ये वाले प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, मैं उसी का ही कुछ ऑफर दूंगा, आप 100% उसको क्लिक करेंगे। तो यदि उसमें क्लिक किए, मेरा काम डन। तो ये सब से हमको बचना है। सोशल मीडिया में उतना ही चीज़ डालें जितना दिखाना जरूरी है। ब्रांड्स जो आपके पर्सनल चॉइसेस, इसको थोड़ा सा हम ब्लरी करके यदि दिखा पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो ख़ासकर सभी मुद्दों पर हम बातचीत कर ही चुके हैं, लेकिन स्पेशली अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही चलते चलते लास्ट आपसे ये जान लेते हैं, कोई रियल एक्सपीरियंस आपका साइबर फ्रॉड का क्या रहा है जिससे लोग भी सावधान रहें, और कोई रियल स्टोरी आपकी? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। देखिए, मेरा जो प्रोफेशन है उसमें हम लोग ज़्यादा एंटरप्राइज सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। जैसे हम लोग बात करें इंडिविजुअल सिक्योरिटी के, जो इंडिविजुअल लेवल में जो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस यूज़ किया जाता है, बट उसी तरह एंटरप्राइज सिक्योरिटी एक बड़ा इंडस्ट्री है ऑल टुगेदर। इसके अंदर जो वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं उसका सिक्योरिटी भी देखा जाता है, उसका मोबाइल का सिक्योरिटी भी देखा जाता है, उसके साथ साथ कंप्लायंसेस भी देखा जाता है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो सॉक है, मतलब मॉनिटर किया जाता है कौन क्या कर रहा है, उसका सॉक मॉनिटरिंग, ये सब सर्विसेज हम लोग उसी इंडस्ट्री में हैं। अभी यहाँ पे हम लोग तो हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ों से गुजरते हैं। जैसे हमारे एक क्लाइंट थे, उनका सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग इम्प्लीमेंट किए। अभी रात को 1 बजे कॉल आता है कि एक चाइनीज़ हैकर वो ट्राई कर रहे हैं उनका पूरा डाटाबेस को हैक करने के लिए, और हमको नोटिफिकेशन आ रहे हैं बार बार कि ये हैकर ट्राई कर रहा है। हमारा टीम उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसको ब्लॉक भी कर रहा है। उस सेम वल्नरेबिलिटी के थ्रू वो फिर ट्राई कर रहा है और हैक करने के लिए। तो ये तो हर दिन हम देखते रहते हैं, समझ रहे हैं। बट इंडिविजुअल लेवल पे हर दिन न्यूज़ में आप देखेंगे कुछ नया केस हो गया। अभी रिसेंट 10 डेज का केस बहुत न्यूज़ एंड मीडिया में चल रहे हैं। एक ग्रैंड पेरेंट्स थे जो अब्रॉड से आए हुए थे इंडिया, और इंडिया में उनका जो भी सेविंग्स था, इट्स ऑफ मोर अबाउट 14 CR, वो डिजिटल अरेस्ट में उनका 14 CR का साइबर क्राइम फ्रॉड उनके साथ हुआ। तो सोचिए, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एज बहुत ज़्यादा है, सेविंग्स बाहर से कमा के इंडिया लाए थे, और वो पैसा डिजिटल अरेस्ट के माध्यम पे, जो हर दिन न्यूज़ में कोई ना कोई बोल रहा है कि डिजिटल अरेस्ट इंडिया गवर्नमेंट लीगल सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि कोई वीडियो कॉल में आपको अरेस्ट करे, ये हर दिन कोई ना कोई बोल रहे हैं। फिर भी जो अब्रॉड से आए हुए हैं, इतने टेक से भी हैं जिनको बाहर का चीज़ पता है, उनको भी हैक किया जा रहा है। तो मुझे लगता है हर दिन हर एक मोमेंट्स हमको ये ट्रेंड्स को और ये डर को छोड़कर साइबर सेफ्टी के एक मिशन लेना चाहिए, जिससे हम खुद को तो सही और हमारे पास आस में जो जो लोग हैं वो भी कैसे सिक्योर रहें, उसका एक स्टेप हमको ही लेना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारा परिवार है, ये पूरा इंडिया हमारा खुद का देश है, और सबको सिक्योर करना हमारा जिम्मेवारी भी है। तो मुझे लगता है हम सबको ये स्टेप लेना चाहिए, आगे आना चाहिए, ये अवेयरनेस को और भी बढ़ाना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे, एंटरप्राइज लेवल में भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी ये सोचते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट के जैसा है, हम लोग कर लिए तो सेफ है, ऐसा नहीं है। हर दिन नए बग्स आते हैं, हर दिन नए अटैक्स आते हैं। यदि हम सिक्योरिटी को उस तरह मेंटेन करेंगे नहीं तो हैकिंग होता ही रहेगा। बट हाँ, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। हमारे फील्ड में 0 डेज अटैक होते हैं। जैसे कुछ नया एक्सप्लोट आया जो पहले था ही नहीं, इसीलिए आप अपडेट्स हर 2 दिन में, 1 दिन में, 5 दिन में करते ही रहते हैं। हर एक एप्लीकेशन, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी, इसलिए क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है।
तो आप जितने कोड्स नया डालेंगे उसमें नया बग्स भी आता रहेगा। तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये प्रोसेस को हमारे डिजिटल लाइफ में, हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐड कर लेना अभी से ज़रूरी है। और यदि उसको हम ऐड नहीं करेंगे, आगे हमारे साथ क्या हो सकता है वो हमको भी नहीं पता। तो हमारे साथ मौजूद थे दीपक कुमार नाथ जी, जिन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने के बहुत ही ज़रूरी तरीके बताए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सभी को सावधान रहने की ज़रूरत बहुत है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको ये पॉडकास्ट सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।